वेलकम स्टूडेंट्स, और वंस अगेन आपका स्वागत करता हूं आरपीएस पावटा की ऑनलाइन क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम में फिजियोलॉजी का पार्ट, और डाइजेशन की जो फिजियोलॉजी है उसमें अपन ने पाचन की संपूर्ण क्रिया जो मध्यांतर तक हो रही थी वो पढ़ ली थी। और पाचन के पश्चात अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अवशोषण। तो वहीं से आगे चलते हैं उसी लेक्चर से। अगला अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। यहां पर मुख्य बात यह आती है कि अवशोषण की आवश्यकता क्या है। तो हमने जो भोज्य पदार्थ ग्रहण किए थे उसे पाचन करके सरल अवस्था में हमने रूपांतरित कर दिया, परंतु अभी भी वो पदार्थ तरल अवस्था में आहार नाल में ही मौजूद है। और हमें उन भोज्य पदार्थों की सरल जो भोज्य पदार्थ हैं उनकी आवश्यकता हमें है हमारे रक्त के अंदर, क्योंकि रक्त ही एक ऐसा माध्यम है शरीर में इस समय जो उन पदार्थों को परिवहित करके और हमें पहुंचाएगा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं तक। वो पदार्थ जब कोशिकाओं में पहुंचेंगे तो उन कोशिकाओं के अंदर पाचन की क्रिया को संपन्न करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन को संपन्न करेंगे, और वहाँ से उस एनर्जी के द्वारा कोशिकाओं के विभिन्न कार्य संपन्न होंगे। तो मुख्य बात यह है कि जो आहार नाल में पचित तरल भोज्य पदार्थ पड़े हैं या एकत्रित किए गए हैं उन्हें हमें अब रक्त में स्थानांतरित करना है, और इनका स्थानांतरण रक्त में करना ही कहलाता है अवशोषण। अवशोषण की क्रिया में हमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो सामान्य अवस्था में ग्लूकोज है या विभिन्न प्रकार के जो विटामिन्स हैं या जो विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं, इनका अवशोषण सामान्य विसरण विधि के द्वारा हो जाता है। अब विसरण विधि क्या होती है? विसरण विधि एक प्रकार से आप कह सकते हैं निष्क्रिय अभिगमन की क्रिया है। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है, यानी कि सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है। और सांद्रता प्रवणता क्या है? मान लीजिए कि ये एक ब्लड वेसल है, रक्तवाहिनी है जिसमें रक्त बह रहा है, और इसके आसपास आंत्र के अंदर जो उपस्थित है, यहाँ पर जो सरल अवस्था के पदार्थ ग्लूकोज फ्रक्टोज हैं वो इन कोशिकाओं में उपस्थित हैं। अब कंसंट्रेशन की बात करें तो इन पदार्थों की यानी ग्लूकोज फ्रक्टोज की कंसंट्रेशन बाहर की कोशिकाओं में तो ज़्यादा है, और रक्त के अंदर यानी रक्तवाहिनी के अंदर इनकी कंसंट्रेशन कम है। तो बेसिकली जो विसरण की क्रिया है वो यहाँ पर संपन्न होगी, और ये ज़्यादा कंसंट्रेशन से जो पदार्थ हैं ये अपनी लो कंसंट्रेशन यानी कि रक्त के अंदर स्वतः ही स्थानांतरित हो जाएंगे। इस क्रिया को बोलते हैं विसरण विधि, या आप यूं कह सकते हो कि ये एक निष्क्रिय अभिगमन का उदाहरण है। तो सामान्य अवस्था में जो पदार्थ हैं उनको निष्क्रिय अभिगमन द्वारा रक्त में स्थानांतरित कर दिया जाता है। दूसरी स्टेप क्या है कि मान लीजिए ये स्थानांतरण कब तक चलेगा? ये स्थानांतरण तब तक चलेगा जब तक इधर की यानी बाहर की कोशिकाओं में या आहार नाल की कोशिकाओं में इन पदार्थों की सांद्रता इस रक्त में उपस्थित या रक्त में इस पदार्थों की सांद्रता के बराबर ना हो जाए, तब तक तो यहाँ पर विसरण विधि द्वारा अभिगमन चलेगा। लेकिन जब कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो उसके पश्चात क्या? उसके पश्चात इन पदार्थों का स्थानांतरण जो है वो किया जाएगा, यानी अब ये पदार्थ अपनी लो कंसंट्रेशन से किधर की ओर जाएंगे? हाई कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे। और किसी भी पदार्थ को जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर स्थानांतरित किया जाता है तो इस क्रिया के अंदर ऊर्जा देनी पड़ती है, और यह ऊर्जा शरीर में एटीपी की फॉर्म में होती है। यह ऊर्जा जो इनको प्रदान की जा रही है ये एटीपी की फॉर्म में है, और इस ऊर्जा को शरीर के अंदर से यूज किया जाता है। तो अब ये पदार्थ अपनी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाएंगे। इस क्रिया को बोलते हैं सक्रिय अभिगमन, यानी कि ग्लूकोज फ्रक्टोज इनका
अपनी निम्न सांद्रता से और अपनी उच्च सांद्रता की ओर जो स्थानांतरण है वो है कहलाता है सक्रिय अभिगमन यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बाद के जो पदार्थ शेष बचे हैं वो रक्त में एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय अभिगमन के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके पश्चात आता है कि फ्रक्टोज का जो स्थानांतरण है वो किस प्रकार से होता है। फ्रक्टोज विसरण विधि द्वारा या सक्रिय अभिगमन द्वारा ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसके लिए एक कैरियर मॉलिक्यूल यानी कि वाहक अणु की आवश्यकता पड़ती है और किसी भी पदार्थ को कोशिका से रक्त में यानी कि कोशिका झिल्ली से होकर अगर वाहक की सहायता से यानी कि एक कैरियर मॉलिक्यूल की सहायता से ट्रांसफर किया जाए तो इस प्रकार का जो अभिगमन है वो कहलाता है विकल्पी अभिगमन यानी ऑब्लिगेट ट्रांसपोर्ट। इसे कहते हैं फैकल्टेटिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। तो ये एक कैरियर मॉलिक्यूल यहाँ किसी कोशिका झिल्ली में उपस्थित कोई प्रोटीन हो सकता है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप में सोडियम पोटेशियम एटीपेज एक प्रोटीन है जो वाहक का कार्य करता है। तो यहाँ किसी वाहक प्रोटीन या बाह्य कारक के द्वारा ये जो फ्रक्टोज है ये स्थानांतरित करके और रक्त में पहुंचा दिया जाता है। तो ये सब वो पदार्थ हैं जो जल में घुलनशील हैं, इनका अवशोषण इस प्रकार से कर लिया जाता है। और यहाँ इस प्रकार से अवशोषण के द्वारा लगभग कार्बोहाइड्रेट और जो उसके प्रोटीन के अंतिम उत्पाद हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद हमारे पास है अमीनो एसिड्स, उनका स्थानांतरण इस क्रिया के द्वारा कर लिया जाता है। अब देखते हैं वसा। यहाँ पर हमने दोस्तों वसा का पाचन किया और वसा के पाचन से हमें प्राप्त हुए वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड्स। और आप जानते हैं कि वसा कभी भी जल में घुलनशील नहीं होती। तो जब जल में घुलनशील नहीं है तो इनका अवशोषण आहार नाल की कोशिकाओं से और रक्त में किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि अगर जल में घुलनशील नहीं है तो ना तो ये सक्रिय अभिगमन द्वारा, ना निष्क्रिय अभिगमन द्वारा और ना ही विकल्पी अभिगमन के द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। इनका अवशोषण करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका अवशोषण करने के लिए पहले वसीय अम्लों को बदला जाता है मिसेल के अंदर। और आप जानते हैं केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मिसेल। मिसेल एक ऐसा अणु है जो अपनी ही तरह के अन्य अणुओं के संयोग से एक बड़ा अणु का निर्माण होता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि जल विरागी जल विरोधी प्रकृति का होता है। ये जो मिसेल है, ये मिसेल अब स्थानांतरित होती है लसिका वाहिनी में। याद रखिएगा, ये जो मिसेल है ये लसिका वाहिनी यानी लैक्टियल डक्ट में स्थानांतरित होती है और लसिका वाहिनी इसे मिसेल को छोड़ देती है रक्त में। तो इस प्रकार से आहार नाल की कोशिकाओं से रक्त में वसीय अम्ल यानी कि जो वसा के अंतिम उत्पाद हैं उनका स्थानांतरण होता है। तो इस प्रकार से हमने तीनों चीज़ों का अवशोषण देख लिया है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी, उनके अंतिम उत्पाद यानी शर्करा, सामान्य शर्कराएं ग्लूकोज फ्रक्टोज, उसके अलावा हमने प्रोटीन के अंतिम उत्पाद यानी कि अमीनो एसिड्स का, और तीसरा जो हमारे पास वसा के अंतिम उत्पाद वसीय अम्ल हैं वो मिसेल का निर्माण करके लसिका वाहिनी और लसिका वाहिनी उन्हें छोड़ देती है रक्त में। तो इस प्रकार से इनका भी अवशोषण हो जाता है। अब मुख्य बात यह आती है कि ये अवशोषण हो तो गया, लेकिन ये अवशोषण किस किस जगह पर कितना कितना हुआ, अर्थात क्या पूरी आहार नाल इस अवशोषण की क्रिया में भाग लेती है? बिल्कुल। आहार नाल में मुख्यतः अवशोषण की क्रिया मैंने आपको बताई थी कि शुद्रात्र में ही होती है, बिल्कुल सत्य बात है। लगभग 90% से ऊपर जो अवशोषण है वो शुद्रात्र में ही होता है, परंतु आहार नाल के अन्य भाग जैसे मुख है, आमाशय है और क्षुद्रात्र है या बड़ी आत्र है, ये सब भी अवशोषण की क्रिया में भाग लेते हैं। अल्प मात्रा में कुछ पदार्थों का अवशोषण इनके द्वारा भी किया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कौन से भाग द्वारा किस किस पदार्थ का अवशोषण किया जा रहा है। हमारे पास सबसे प्रथम आता है मुख। तो मुख के द्वारा सामान्यतः कुछ औषधियां और इसके साथ औषधियों के साथ साथ कुछ विटामिन आदि का जो अवशोषण है वो मुख के द्वारा ही कर लिया जाता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो आपको डॉक्टर है वो चॉइंग की यानी चबाने की या चूसने की टैबलेट्स देता है। ऐसा क्यों किया जाता है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि सामान्यतः वो औषधियाँ मुख द्वारा ही अवशोषित कर ली जाती हैं और मुख के द्वारा ही अवशोषित होने पर वो शीघ्रता से रक्त में जाती हैं और शीघ्रता से अपना कार्य संपन्न करती हैं। तो यहाँ मुख द्वारा कुछ औषधियाँ और विटामिन का अवशोषण कर लिया जाता है। दूसरा पार्ट हमारे पास आता है आमाशय, यानी कि स्टमक। आमाशय के द्वारा देखें तो कुछ मात्रा में जल, वैसे तो जल का जो मुख्य अवशोषण है वो बृहदात्र यानी बड़ी आंत्र में किया जाता है, पर अल्प मात्रा में जल और कुछ मात्रा में शर्करा, शर्करा अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम स्वरूप जैसे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो कुछ मात्रा में जल और शर्करा अवशोषित की जाती है आमाशय से, लेकिन यहाँ एक मुख्य पदार्थ है जिसे कहा जाता है एल्कोहल। इस एल्कोहल का अवशोषण आमाशय से होता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। एल्कोहल, जो लोग वाइन, शराब या कोई भी जो मद्यपान करने वाले जो लोग हैं वो अपने मादक पदार्थों का सेवन करते हैं और मादक पदार्थों में एल्कोहल पाया जाता है। ये एल्कोहल जो सब्सटेंस है ये आमाशय से ही अवशोषित हो जाता है और तुरंत रक्त में पहुंचकर ये CNS यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे कि उनको नशा होने लगता है। तो यहाँ से अल्कोहल अवशोषित होता है, इसलिए वो लगभग पीने के आधे से 1 घंटे बाद ही नशा होना प्रारंभ हो जाता है। तो उसकी वजह यही है कि जो अल्कोहल है उसका अवशोषण आमाशय से ही हो जाता है। तीसरा हमारे पास आता है क्षुद्रात्र। क्षुद्रात्र जो है वो अवशोषण की क्रिया में भाग ले रहा है और क्षुद्रात्र में मुख्यतः अवशोषण की क्रिया यहीं पर है, क्योंकि यहाँ पर रसांकुर और वलन पाए जाते हैं जो अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। और अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से मुख्यतः लगभग सभी प्रकार की शर्कराएं, एमिनो अम्ल, विटामिन, लवण आदि का अवशोषण लगभग 90 to 95% एब्जॉर्प्शन क्षुद्रांत्र के द्वारा ही किया जाता है। अब हमारे पास आती है नंबर 4, जिसमें बड़ी आंत्र है और बड़ी आंत्र के द्वारा लगभग कुछ औषधियां यहां से भी और कुछ औषधियों के बाद अगर देखें तो औषधियों के बाद यहां पर मुख्यतः एक पदार्थ है जल। तो जल का अवशोषण यहाँ बड़ी आंत्र के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार लगभग आहार नाल के सभी भाग अवशोषण की क्रिया में भाग लेते हैं और इनसे कुछ ना कुछ पदार्थों का किसी न किसी रूप में अवशोषण कर लिया जाता है। अब हमारे पास अवशोषण हो गया, अब क्या किया जाएगा? तो रक्त में पहुंचने के पश्चात इन सरल और विसरणशील पदार्थों को कोशिकाओं तक ट्रांसफर किया जाता है और रक्त के द्वारा सरलतम भोज्य पदार्थों को कोशिकाओं में ट्रांसफर करना यानी कोशिकाओं तक परिवहित करना, ये कहलाता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन इंग्लिश में कहा जाता है इसको। एसिमिलेशन की क्रिया है जब रक्त में पहुंच गए हैं ये पदार्थ तो उन्हें रक्त के माध्यम से ट्रैवलिंग करके यानी ट्रांसपोर्टेशन करके उन्हें कोशिकीय स्तर तक पहुंचाना है ताकि उन कोशिकाओं में मेटाबॉलिज्म की क्रिया के द्वारा उनसे ऊर्जा उत्पन्न की जा सके। तो ये कहलाता है स्वांगीकरण। तो यहाँ पर आपका अवशोषण और पाचन दोनों का कार्य संपन्न हो गया है। अब अवशोषण के पश्चात शेष बच गया अपशिष्ट पदार्थ। अब उस अपशिष्ट पदार्थ को इकट्ठा किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा मलाशय के अंदर और इस अपचित भोज्य पदार्थ यानी अवशोषित और अपचित भोज्य पदार्थ जो मलाशय में एकत्रित है उसे गुदा यानी जो आहार नाल का अंतिम भाग है उस गुदा के द्वारा उसे बाहर कर दिया जाएगा और ये क्रिया कहलाती है बहिक्षेपण। आपको बता दूं ये एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया है, यानी मल त्याग की इच्छा पैदा होने पर मल का त्याग किया जाता है और इस क्रिया को कहते हैं बहिक्षेपण। तो यहाँ आपके डाइजेशन का लगभग पोर्शन क्या होता है, पूरा होता है। अब छोटा सा एक टॉपिक और रह गया इसके अंदर, पाचन तंत्र के विकार अर्थात जो अनियमितताएं या जो एबनॉर्मल कंडीशन पाचन की क्रिया में जनरेट हो जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ कुछ स्थितियां हैं जो अनियमित अवस्था में उत्पन्न होती हैं, उन्हें पाचन तंत्र के विकार कहा जाता है। इनमें से एक है अल्प पोषण। अल्प पोषण अर्थात भोजन का आवश्यकता से कम मात्रा में उपलब्ध होना, लेस
अवेलेबिलिटी ऑफ फूड देन डिजायरेबल। दूसरा होता है हमारे पास अति पोषण। ये भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये होती है भोजन का आवश्यकता से अधिक उपलब्ध होना, यानी अधिक मात्रा में जो भोजन ग्रहण किया जाता है आवश्यकता से, वो अति पोषण को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ये दोनों ही स्थितियां रोगों का कारण बनती हैं। अल्प पोषण से भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं और अति पोषण से भी रोग युक्त शरीर उत्पन्न होता है। तीसरा हमारे पास आता है असंतुलित पोषण। असंतुलित पोषण यानी भोजन के जो मुख्य घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, लवण है या वसा है, इन सभी घटकों में से कोई भी घटक यदि आवश्यकता से कम हो अथवा ये घटक आवश्यकता से ज्यादा हो, तो इस प्रकार के पोषण को कहा जाता है असंतुलित पोषण। तो ये असंतुलित पोषण है जो इस प्रकार की क्रिया को संपन्न करता है। इसके अलावा हमारे पास चौथा चीज आती है विशिष्ट पोषक न्यूनता। विशिष्ट पोषक अर्थात यहां पर बात करेंगे किसी स्पेशल ग्रेडियंट की या स्पेशल किसी तत्व की, एलिमेंट की, जो अपनी आवश्यकता से कम मात्रा में क्या होता है, उपस्थित। तो इसे कहते हैं विशिष्ट पोषक न्यूनता। जैसे कि अगर आप देख सकते हो आयरन है, आयरन की कमी से एनीमिया की कंडीशन, एनीमिया अर्थात रक्त की जो कमी है, यानी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उसकी कमी, तो वो आयरन की वजह से हो सकती है। या आप आयोडीन की कमी से अगर अपन देखें तो गलगंड, जिससे आप गोइटर भी कहते हैं, वो घेंगा या गलगंड की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार कुछ विशिष्ट पोषक तत्वों की न्यूनता के कारण इस प्रकार की कंडीशंस हो सकती हैं। विटामिन्स, विटामिन अपने आप में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं पोषण की क्रिया में। तो विटामिन की कमी से भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। जैसे विटामिन ए है, जिसे कैरोटिनॉल कहते हैं, कैरोटिनॉइड कहते हैं, और ये क्या होता है, ये मुख्यतः गाजर, पालक, दुग्ध इनमें पाया जाता है, और इसकी कमी से रतौंधी यानी जो नाइट ब्लाइंडनेस है उसका लक्षण उत्पन्न होता है। तो विभिन्न प्रकार के विटामिन जो हैं ये अपनी अपनी डेफिशिएंसी यानी कि कमी के रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा एक और चीज आती है प्रोटीन न्यूनता। प्रोटीन की कमी से मुख्यतः दो रोग होते हैं। एक कहलाता है क्वाशियोरकोर और दूसरा रोग कहलाता है मैरास्मस। क्वाशियोरकोर जो रोग है, ये क्वाशियोरकोर रोग सामान्यतः बचपन में होता है, बच्चों में होता है, जो 1 से 3 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है, 1 to 3 years ऑफ किड्स। इस स्थिति में न केवल प्रोटीन की बल्कि अन्य पोषक तत्वों की भी कमी होती है, जिससे बच्चे का शरीर सूख कर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो न केवल प्रोटीन बल्कि अन्य पोषक तत्व भी कम है। तो प्रोटीन की कमी भी है और अन्य पोषक तत्वों की कमी है, जिससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है शरीर। और दूसरा रोग कहलाता है मैरास्मस रोग, और इस रोग के अंदर केवल और केवल प्रोटीन की कमी पाई जाती है। अफ्रीका के अंदर क्या होता है, माताएं अपने बच्चों को मक्का युक्त आहार खिलाती हैं, और मक्का के कारण उनके अंदर जो बच्चों में है वो प्रोटीन की एक विशिष्ट अमीनो एसिड की कमी हो जाती है, और विशिष्ट अमीनो एसिड की कमी से कुछ एक प्रोटीन्स का निर्माण नहीं हो पाता। तो प्रोटीन की कमी से यहाँ मैरास्मस रोग हो जाता है, जिनसे उनके हाथ पैर तो पतले हो जाते हैं और पेट फूलकर बाहर की ओर लटक जाता है। ये कहलाता है मैरास्मस रोग। तो इस प्रकार ये कुछ विकार हैं, जैसे और भी अन्य विकार हैं। अपच है, अपच मतलब होता है इनडाइजेशन, अधिक तला हुआ मसालेदार भोजन करने से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है कि उनका डाइजेशन पूरा नहीं हो पाता है। या अतिसार है, जिसमें आंत्र की गतिशीलता अनियमित हो जाती है, जिससे भोजन अपने तरल स्वरूप में बिना अवशोषित पूर्णतया हुए बाहर निकल जाता है। इसमें जल की भी अत्यधिक रूप से हानि होती है, और डॉक्टर हमें पूर्ण मात्रा में जल और लवणों का सेवन करने के लिए, जैसे ORS वगैरह है, इनका सेवन करने के लिए कहता है। या पीलिया है, पीलिया भी एक प्रकार का आंत्र का ही या इसका पाचन तंत्र का ही विकार है, जिसमें आपके ये जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है, जिन्हें पित्त लवण कहते हैं, इनकी अधिकता से नाखून में और आँखों में जो येलोनेस है, पीलापन लिए हुए है, इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सभी पाचन तंत्र के विकारों में शामिल होते हैं।
तो इस प्रकार यहाँ पर आज अपन कंप्लीट करते हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको नेक्स्ट क्लास में किसी नए सिस्टम के साथ मिलूँगा। तो यहाँ तक हमारे 6 लेक्चर्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम ने लिए हैं। तो आप इन 6 लेक्चर्स का अच्छी तरीके से अध्ययन करें, इनको पूरी तरीके से पढ़ें। लॉकडाउन है इसलिए क्लासेस प्रॉपर चल नहीं पा रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस, इसलिए आप ऑनलाइन में भरपूर मेहनत करें। अपने आप को किताबों से दूर ना होने दें, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है हम आपस में नहीं कनेक्ट हो पाए हैं। तो किताबों से दूर अगर हो जाएंगे तो हमें फिर बाद में अपनी आदत विकसित करने में बहुत समय लगेगा। तो प्लीज़ पढ़ाई को सुचारू रूप से रखें, बुक्स खरीदें, उनसे पढ़ें, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनसे पढ़ें। और 6 लेक्चर का ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आपका यहाँ आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए सिस्टम के साथ आपसे इंट्रोड्यूस होऊंगा। थैंक यू सो मच।